नालंदा विश्वविद्यालय एक समय यह विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने इतने बड़े विश्वविद्यालय को जलाकर उसे नष्ट कर दिया था और हजारों बौद्धों और शिक्षकों का नरसंहार करके उनको जिंदा जला दिया था? तो क्या थी नालंदा की हिस्ट्री और बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया? तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और चीनी यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने इसे खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा था और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। इस यूनिवर्सिटी को 3 डायनेस्टी ने डेवलप किया था, हर्ष, पौल और गुप्ता डायनेस्टी। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, आलम, दा से बना है, जिसका अर्थ होता है कभी न रुकने वाला ज्ञान। ये उस टाइम की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए यहाँ 1500 टीचर्स थे। लगभग 800 सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर में शिक्षा का केंद्र बना था। हर सब्जेक्ट की किताबें इस यूनिवर्सिटी में थी। मान लो यह एक ज्ञान का भंडार था। और नालंदा यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ कई बार यात्रा की थी और यहाँ मंदिरों में बुद्ध भगवान की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। यहाँ एक 9th फ्लोर का एक लाइब्रेरी था जिसका नाम धर्मगुंज था, जिसमें एक समय में करीब 90 लाख बुक्स थे जिनको बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। तो जब इस लाइब्रेरी में बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी तो वह आग 3 महीने तक नहीं बुझी थी, क्योंकि उस समय कागज़ नहीं होता था। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे थे वो ताम्रपत्र और भोजपत्र में लिखे थे। अब आप ये आइडिया लगा सकते हो कि 90 लाख किताबों को लिखने में कितना टाइम लगा होगा। ये जो लाइब्रेरी थी ये 9th फ्लोर की थी और इसमें 3 पार्ट थे, जिसका पहला नाम था रत्नरंजक, दूसरा था रत्नोदधि और तीसरा था रत्न सागर। जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी और उनका रहना, खाना, सोना सब फ्री था। यहाँ नालंदा में सिर्फ भारत के नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान और बहुत देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और कई सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ाया जाता था। माना जाता है कि आर्यभट्ट यहाँ के हेड थे जिन्होंने शून्य को पहली बार मान्यता दी थी। विश्व में पहले कोई नहीं जानता था कि जीरो की वैल्यू क्या है, लेकिन एक आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने जीरो की वैल्यू को पहचाना और दुनिया के सामने जीरो को वैल्यू दी। इस यूनिवर्सिटी में 108 हॉस्टल थे। हर हॉस्टल में एक पानी का कुआं और एक चूल्हा होता था। हर स्टूडेंट के लिए एक कमरा भी होता था और हर हॉस्टल के आगे एक बौद्ध मंदिर होता था और एक लेक्चर प्लेटफॉर्म होता था और हर हॉस्टल के आगे एक आंगन होता था, वहीं इनका क्लासरूम होता था। यहाँ एक हॉस्टल के अंदर एक स्पेशल कमरा भी होता था जहाँ स्टूडेंट ध्यान और साधना और योग करते थे। आप यहाँ की दीवारों को देखोगे तो आग की वजह से आज भी ये दीवारें काली पड़ी हुई। इस यूनिवर्सिटी में कई महान विद्वानों ने पढ़ा था, जिसमें से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन और कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ली थी। वैसे तो नालंदा यूनिवर्सिटी पे 3 अटैक हुए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा अटैक था वो बख्तियार खिलजी ने किया था, लेकिन उससे पहले 2 अटैक हुए थे। नालंदा पे पहला हमला 455 और 470 ईस्वी के बीच मध्य एशिया के आदिवासी समूह हुणों ने किया था और उस समय नालंदा पर समुद्रगुप्त का शासनकाल था। इस हमले के पीछे इनका मुख्य कारण लूटपाट था और हुणों ने इस यूनिवर्सिटी को लूटा भी और बहुत नुकसान भी पहुंचाया। और दूसरा हमला 7वीं शताब्दी में गौदास ने किया था। उसका मकसद इस यूनिवर्सिटी को लूटना नहीं था, बल्कि कोई राजनीतिक मतभेद थे। लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी को दोबारा मरम्मत करवाई और इसको पहले जैसा ही बना दिया। और जो तीसरा अटैक था वो इतना खतरनाक था जिसको बख्तियार खिलजी ने किया था। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा और जितने भी ज्ञान के मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ रखे थे वो हमेशा के लिए नष्ट हो गए। सन 1193 में बख्तियार खिलजी तुर्की से आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक करके उसको पूरा नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी के नालंदा पर हमले के पीछे की प्रेरणा राजनीतिक नहीं व्यक्तिगत बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी का एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया था और उसने कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तभी खिलजी को किसी ने बताया कि आपको सिर्फ एक आदमी सही कर सकता है और वो है आचार्य राहुल श्रीभद्र, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य हैं और उन्हें आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो वही आपको सही कर सकते हैं। और फिर आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया गया, लेकिन खिलजी ने आचार्य राहुल जी के सामने एक शर्त रखी कि मुझे तुम्हारे ये बौद्ध धर्म पर और नहीं आयुर्वेद पर किसी पर भी भरोसा है, इसलिए कुछ ऐसा तरीका बताओ
कि जो मेरे धर्म के संबंधित हो और मैं सही हो जाऊँ। तभी वैद्य जी के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने खिलजी को बोला कि आप रोज़ कुरान पढ़िए और आप कुरान पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाओगे। जब खिलजी रोज़ कुरान पढ़ता था तो एक दिन ऐसा आया कि वो ठीक हो गया। अब ठीक जब हुआ वो तो खुशी होने की बजाय वो बहुत गुस्सा हुआ और बाद में उसे पता चला कि आचार्य जी ने कुरान पर दवाई का लेप लगाया था, जिससे पढ़ने के दौरान जब भी खिलजी पन्नों को पलटता तो उसके शरीर में वो दवाई चली जाती थी। फिर उसको इतना गुस्सा आया कि उसने सोचा कि अगर इसी तरह रहा तब भारतीय विद्वान पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे और हम लोग पीछे रह जाएंगे। भारत में बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के ज्ञान को मिटाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय और इसके पुस्तकालय में आग लगा दी और हजारों धार्मिक विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। उसने भगवान बुद्ध की सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और मंदिरों में आग लगा दी। उसका मेन इरादा था कि जो इनके पास ये जो ज्ञान है, इनकी पीढ़ी तक ये ज्ञान ना पहुँचे। और जो उसका लक्ष्य था लाइब्रेरी को नष्ट करना, उसने वहीं निशाना बनाया और उस लाइब्रेरी में आग लगा दी। और बताया जाता है कि यह आग 3 महीने तक नहीं बुझी थी और जब इस लाइब्रेरी में आग लगी तो 3 महीने तक आग जलती रही। और आखिर बख्तियार खिलजी ने पूरे यूनिवर्सिटी में आग लगा के यहाँ की लाइब्रेरी को पूरा नष्ट कर दिया, जहाँ से लोग विश्व गुरु बन के निकलते थे। और 2006 में जब APJ अब्दुल कलाम ने बिहार का दौरा किया था तो उनकी परिकल्पना थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा बनाया जाए। और 2007 में APJ अब्दुल कलाम के अप्रोच से बिहार विधानसभा में ये बिल लाया गया और 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ और 2014 में इसको दोबारा आम स्टूडेंट के लिए खोल दिया गया।